हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास पेंटिंग सब्जेक्ट है यानी फाइन आर्ट। इस सब्जेक्ट के आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सेकंड जो आप वीडियो देखेंगे वो है हमारी क्लास 12 प्रीवियस ईयर के जो आपके 3 साल के क्वेश्चन आए हुए हैं फाइन आर्ट के, वो सारे क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो भी आप बड़े ध्यान से देखना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए इसका विकास आप देखेंगे जो 16वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में हुआ था। चित्र वसली कागज पर बनाए जाते थे और प्राकृतिक रंग जैसे सोना हो गई, चांदी हो गए, खनिज रंग हो गए, इनका उपयोग किया जाता था इन चित्रकला के अंदर। रेखांकन सशक्त तथा रंग चमकीले और आकर्षक होते। तो इसमें आप देखेंगे जो रेखाएं बनाई जाती थी वो बहुत सशक्त होती थी, बहुत अच्छे से दिखाई देती थी और चमकीली होती थी, जो इनको बहुत आकर्षक बनाती थी। विषय जो किन विषयों पर उन्होंने चित्रकला करी है, तो आप देखेंगे धार्मिक जो विषय महत्वपूर्ण रहे हैं चित्रकला के क्षेत्र में, जैसे रामायण के पात्र या कोई एक सीन हो गया रामायण का, उसको दिखाया गया है। भागवत की कथाएं दिखाई गई हैं, या रागमाला जो गायन गाए जाते थे, उनके आधार पर आप देखेंगे बहुत सारे जो आपको चित्र देखने को मिलेंगे जिसमें आप प्रेमाख्यान तथा दरबारी जीवन से संबंधित चीजें देखते हैं। ठीक है ना, प्रेम प्रसंग से संबंधित जो चीजें होती हैं उनको चित्रकला के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता था, या दरबारी जीवन कैसा होता था, इस प्रकार की चीजें हैं जो चित्रों में संकलित की जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेवाड़ शैली विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए मेवाड़ को राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। प्रमुख कलाकार जो थे वो थे साहिबदीन मनोहर, और रागमाला, रामायण, भागवत पुराण आदि ग्रंथों का चित्रण आप देखेंगे प्रसिद्ध रूप से इसमें देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे जो कलर थे चटक लाल और पीले रंगों का प्रयोग तथा सरल संयोजन इसकी विशेषता थी। ठीक है, बहुत अच्छे से और संयोजित तरीके से चीजों को बनाया जाता था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, जैसे रामायण का एक युद्धकांड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें देखिए कितने अच्छे कलर का उपयोग किया गया है, चित्रों को कितने अच्छे से दिखाया गया है, सीन्स को। ठीक है, ऐसे आप ये देख सकते हैं मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय का जो शिकार करते हुए चित्र दिखाया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से चित्रकारी की गई है, कलरों का कितना अच्छा उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, रागमाला चित्रकला क्या है। तो देखिए रागमाला चित्रकला में रंगों और रागनियों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता था। ठीक है ना, जो गायन होता था और जो गायन करते टाइम जो भी चीजें बताई जाती थी उनको चित्रों के माध्यम से दिखाया जाता था। प्रत्येक राग की विशेष समय, ऋतु और भाव से जोड़ा जाता था। तो जो भी राग होता था उसका एक टाइम पीरियड होता था, एक उनका सीजन होता था, कोई भी एक समय होता था, और उसी के आधार पर भावों को जो है चित्रों में दिखाया जाता था। सामान्यतः आप देखेंगे राग को पुरुष और 6 रागनियों को स्त्री के रूप में दर्शाया जाता था। ठीक है ना, राग जो होते थे वो पुरुष के रूप में दर्शाए जाते थे और रागनियां जो होती थी वो आप देखेंगे स्त्री के रूप में चित्रित की जाती थी। इसमें आप देखेंगे भैरव हो गया, दीपक राग हो गया, मेघ राग हो गया, मालकोस, श्री आदि प्रमुख जो थे उस समय राग आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक दीपक राग जो है जुनार रागमाला में आप देखते हैं इस तरह का चित्र जो है बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानगढ़ शैली की विशेषताएं बताइए। तो देखिए यह शैली जो थी अपनी अत्यंत सुंदर एवं शैलीबद्ध आकृतियों के लिए प्रसिद्ध, यानी बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से अलग अलग शैलियों में जो आप देखेंगे आकृतियों को बनाया जाता था। इसमें आप देखेंगे चेहरे को लंबा रखा जाता था, कमल के समान आंखों को बनाया जाता था, धनुषकार जो आप देखेंगे भौवें बनाई जाती थी। तो ये जो थी इस कला की प्रमुख जो थी आप देखेंगे पहचान थी। इसमें आप देखेंगे प्रमुख कलाकार जो थे वो थे निहाल चंद। राधा कृष्ण विषय का अत्यधिक चित्रण हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे राधा और कृष्ण के जो विषय थे, जो उनके प्रेम प्रसंग, इन सब चीजों को आप देखेंगे काफी अच्छे से चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप कि भाई कुछ चित्र दिए जाते हैं और चित्र के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये देखिए एक चित्र दिया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये चित्र कैसा है, क्या है ये चित्र। तो देखिए चौगान खेलती राजकुमारियों को इस चित्र में दिखाया गया है। यह चित्र आप देखेंगे पहाड़ी शैली कांगड़ा उपशैली का है, जिसे 1810 ईस्वी के आसपास राजा संसार चंद के संरक्षण में बनाया गया था। इसमें राजकुमारियों को घोड़ों पर सवार होकर चौगान, यानी पहले इसे आज के टाइम इसे पोलो कहते हैं, खेलते हुए दर्शाया गया है। चित्र में स्त्रियों की गतिशीलता, सुंदर वेशभूषा और प्राकृतिक पृष्ठभूमि का आकर्षक चित्रण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आप देखेंगे जो चित्र दिया गया है इसमें पूछा जाता है भाई इस चित्र का आप वर्णन कीजिए। तो आप ये चित्र देखेंगे, ये चित्रकूट में राम और उनके परिवार का मिलन है। यानी जब राम वनवास चले जाते हैं तो चित्रकूट में आप देखते हैं भरत और उनकी जो माताएं होती हैं उनसे मिलने आती हैं। तो उस समय का चित्रण जो आप देखते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे चित्र, ये जो है यह चित्र बानी ठानी का है, जिसे किशनगढ़ शैली में बनाया गया है। इसे राजा आप देखेंगे सावंत सिंह नगरी दास से संबंधित माना जाता है, और यह राधा के
आदर्श सौंदर्य का प्रतीक है। चित्र में लंबी नुकीली नाक, कमल नयन आंखें, पतले होठ और आकर्षक आभूषण इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ना किस तरह से बहुत अच्छे से सौंदर्य के प्रतीक के रूप में जो है चित्र को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे राधा जी हैं, उनके सौंदर्य को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, जैसे ये दिया गया है, इसमें पूछा जाएगा भाई ये चित्र क्या प्रस्तुत करता है। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में आप गोवर्धन पर्वत को उठाते हुए कृष्ण को दिखाया गया है। ठीक है ना, सादित द्वारा चित्र बनाया गया है, चित्रित किया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं भाई किस तरह से बहुत अच्छे और सुसज्जित कलरों का उपयोग किया गया है, कृष्ण को दिखाया गया है, प्रकृति को दिखाया गया है, तो बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल चित्रकला के विकास में हुमायूं का योगदान क्या था, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हुमायूं ने भारत में मुगल चित्रकला की सशक्त नींव रखी थी। निर्वासन के दौरान वह फारस के शाह तहमास के दरबार में गया था, जहां उसने लघु चित्र परंपरा को निकट से देखा था। तो आप देखेंगे हुमायूं को एक बारी जब वो भारत में शासन कर रहा था, तो उससे जब बाद में शेरशाह सूरी से हार के बाद वो बाहर चला जाता है, निर्वासन हो जाता है, तो वो जहां जाता है वहां पर वो जो है चित्रों को देखता है और उन चित्रों की परंपरा को समझता है और काफ़ी निकट से जो है उनको समझने का प्रयास करता है। और जब वो दोबारा आप देखते हैं भारत लौटता है, तो दो प्रसिद्ध फारसी जो चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को अपने दरबार में आमंत्रित करता है भाई कि चित्रकारी करो आप। ठीक है, तो उसने चिगार खाना आप देखेंगे यानी चित्रशाला की स्थापना की तथा हमनामा जैसे ग्रंथों का चित्रण आरंभ करवाया। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, जो पुरानी चीजें थी उन पुरानी चीजों के ऊपर चित्रकारी करने का जो है काम प्रारंभ करवाया था। ठीक है, तो उसके लिए उसने एक बकायदा चित्रशाला जो बनवाई थी। उसके प्रयासों से फारसी और भारतीय शैली का सुंदर समन्वय हुआ। ठीक है, यानी भारत और फारस की जो शैलियां थी दोनों को मिला के चित्रकारी की गई, जिसने आगे चलकर मुगल चित्रकला को परिष्कृत रूप दिया। और आगे आप देखते हैं कि जो मुगल चित्रकला थी और ज्यादा जो है अच्छे से विकसित हो पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो देखिए, अकबर के समय में मुगल चित्रकला का व्यापक विकास हुआ। ठीक है ना, काफी प्रोत्साहित किया था अकबर ने भी। तो आप देखेंगे हमजनामा का विशाल चित्रण कार्य इसी टाइम संपन्न होता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से चित्रित किया गया था। ठीक है, यानी महाभारत को दोबारा से फारसी में अनुवाद किया गया था। दरबारी जीवन को आप देखते हैं इनके चित्रों में देखने को मिलता है, युद्ध दृश्य बनाए जाते थे, ऐतिहासिक घटनाएं या जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उनको जो आप देखेंगे चित्रों में संकलित किया जाता था। फारसी और भारतीय कलाकारों के सहयोग से एक नई मिश्रित शैली का विकास हुआ। ठीक है ना, तो भारत के जो कलाकार थे और जो फारस के थे उन्होंने मिलकर एक नई मिश्रित शैली का विकास किया था। तो इसमें आप देखेंगे चित्रों में आपको चटक रंग दिखाई देंगे, विस्तृत संयोजन और बहु आकृतिक दृश्य आपको दिखाई देते हैं, यानी बहुत बारीकी से काम किया जाता था, बहुत अच्छे से चीजों को चित्रित किया जाता था। ठीक है ना, जो किरदार होते थे उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाता था। ठीक है ना, प्राकृतिक रूप से दिखाया जाता था। तो इनकी चित्रकारी जो थी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर कालीन मुगल चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जहांगीर ने भी भाई चित्रकला को काफी प्रोत्साहित किया था। तो आप देखेंगे जो जहांगीर था वो कला का पारखी था और प्रकृति प्रेमी शासक था। ठीक है ना, प्रकृति से प्रेम करता था। तो उसके समय में चित्रों में यथार्थवाद यानी जैसा चित्र जैसा वो सोचता था, जैसा वो देखता था, उसी के हिसाब से चित्रों को बनवाता था। वैज्ञानिक दृष्टि भी काफी विकसित हुई थी उस समय। आप देखेंगे जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के क्षेत्र में एकल चित्र, मुरक्का हो गया, एल्बम चित्र को लोकप्रिय किया गया। यानी एक ही प्रकार का जो चित्र होता था, एक ही चीजें जो उसमें रखी जाती थी जो काफी फेमस होती थी, जैसे प्रकृति से संबंधित कोई चीज हो गई, पशु पक्षी हो गए, या किसी चीज की छवि का चित्रण करना हो गया। तो यानी एक जो एकल चित्र यानी एक किसी विशेष चित्र को बहुत अच्छे से बनाया जाता था। तो आप देखेंगे जहांगीर का सपना, ठीक है ना, ऐसे चित्र बनाए गए। रेत घड़ी पर जहांगीर जैसे चित्र प्रेतात्मा से मुक्त आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त चित्र आप देखते हैं। जहांगीर का जो सपना है वो किस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक रेत का आप देख रहे हैं, रेत का जो बनाया गया है, टाइमर होता है ना, जैसे रेत डाल देते फिर धीरे धीरे वो नीचे गिरता है, उसके ऊपर बैठा हुआ है जहांगीर। तो इस तरह से देखेंगे आप बहुत अच्छी चित्रकारी जो थी जहांगीर के टाइम पीरियड में होती है। यूरोपीय प्रभाव के कारण चित्रों में गहराई और छाया प्रकाश का प्रयोग बढ़ा था। तो इस टाइम में आप देखेंगे यूरोपीय प्रभाव भी जो है चित्रकारी में काफी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, मुगल चित्रकला की प्रक्रिया, रंग और तकनीक का वर्णन कीजिए। तो देखिए, मुगल चित्र जो था प्राय पांडुलिपियों और शाही एल्बम का हिस्सा होता था। यानी पांडुलिपियों पर चित्रों को संकलित किया जाता था, जो एल्बम बनाए जाते थे उन पर इनको चित्रित किया जाता था। तो पहले हाथ से कागज बनाया जाता था, फिर लेखन और चित्रण के लिए स्थान छोड़ा जाता था। ठीक है, पहले यानी आप देखेंगे जितनी भी इन्होंने ग्रंथों की रचना करी थी, जितने भी इन्होंने ग्रंथ बनाए थे मुगलों ने, उसमें आप देखेंगे बहुत विशेष चित्रकारी देखने को मिलती है। आप पहले चित्र बनाए जाते थे और उसके बाद जगह छोड़ी जाती थी और उसके बाद वहां पर लिखा जाता था।
कलाकार पहले रेखांकन यानी खाका बनाते थे, फिर उसमें रंग भरते थे, ठीक है ना। प्राकृतिक रंगों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था, जैसे नीला लाजवर्द हो गया, लाल हिंगल, पीला हरताल हो गया, काला कोयल, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे अलग अलग जो रंग होते थे, प्राकृतिक रंग होते थे, उनका विशेष तरीके से प्रयोग किया जाता था। सोना चांदी का प्रयोग चित्रों को भव्य बनाने के लिए किया जाता था, साथ ही सोने चांदी की कोटिंग लगाई जाती थी ताकि चित्र जो है और सुंदर दिखाई दे सके। चित्र पूरा होने पर उस पर एगेट पत्थर से घिसकर चमक दी जाती थी, ठीक है, यानी चमकीला बनाया जाता था उसे, ताकि आप देखेंगे चित्र जो है बहुत चमकदार दिखाई देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कनी चित्रकला शैली की उत्पत्ति एवं प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, दक्कनी चित्रकला शैली का विकास 16वीं और शताब्दी के अंत से 17वीं शताब्दी तक दक्कन क्षेत्र में हुआ था, जिसमें आप देखेंगे प्रमुख रूप से बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, ये जो थे प्रमुख केंद्र थे। इस शैली में आप देखेंगे फारसी, सफाविद, मुगल प्रभाव दिखाई देता है आपको, परंतु इसकी अपनी स्वतंत्र पहचान थी, ठीक है। कुछ कुछ आप देखेंगे अलग क्षेत्रों का भी इसमें प्रभाव दिखता है, लेकिन स्थानीय तौर पर जो है स्वतंत्र रूप से ये दक्कनी चित्रकला अपने आप विकसित हुई थी यहाँ पर। तो मुख्य विशेषताएं आप देखेंगे मधुर एवं तीव्र रंग योजना थी, यानी जो रंग होते थे वो बहुत अच्छे दिखाई देते थे। सुनहरे आकाश और ऊंचा वृत्ताकार आप क्षितिज देखेंगे, यानी आकाश को बहुत अच्छे से दिखाया जाता था, वृत्ताकार बनाया जाता था। लंबी पतली मानव आकृतियां होती थी, ठीक है ना, तो मानव की आकृतियों को बहुत ही साजीदा ढंग से दिखाया जाता था। आप देखेंगे इसमें दरबारी जीवन होता था, राग मालाएं होती थी, योगिनियां हो गई, धार्मिक विषयों का चित्रण हो गया, सजावटी पृष्ठभूमि हो गई, या प्रतीकात्मकता हो गई। तो ये सारे विषय आप देखते हैं, देखने को मिलते हैं दक्कनी चित्रकला के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजित घोड़ा चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये एक घोड़ा है, ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया गया था, तो इसकी अपनी विशेषताएं थी। तो संयोजित घोड़ा 17वीं शताब्दी की एक अद्भुत चित्रकला है। इसमें मानव और पशु पक्षी की आकृतियों को मिलाकर घोड़े का रूप दिया गया है। तो आप देखेंगे इसमें मानव और पशु पक्षी मिलकर एक घोड़े के रूप में बनाए गए हैं। पृष्ठभूमि जो है इसकी अलंकृत है, नीले और भूरे रंगों का सीमित प्रयोग किया गया है इसके अंदर। उड़ते पक्षी आप देखेंगे, इसमें सिंह देखेंगे, बादल देखेंगे, विशाल वृक्ष जो गतिशीलता प्रदर्शित करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्पनाशीलता इसमें देखने को मिलती है कि भाई किस तरह से कल्पना करी गई होगी इन सब चीज़ों की। कलात्मक संयोजन है, यानी कला का बहुत बेहतरीन इसमें देखा गया है भाई, बहुत अच्छी कलात्मक चीजें करी गई हैं इसके अंदर जो बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो यह चित्र दक्कनी शैली की सृजनात्मकता की, भाई किस तरह से लोग सोचते थे, क्या समझते थे, किस तरह से प्रस्तुत करते थे, ठीक है ना, प्रतीकात्मकता कैसी थी, सोच कैसी थी लोगों की, इन सब चीजों को जो है ये चित्र आपको देखने दर्शाता है, ठीक है, ये सारी चीजें बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांग हिंडोल की रागनी पथमासिका चित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए, यह चित्र आप देखेंगे जो है ये चित्र लगभग 1590 से 95 का है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित किया गया था। इसमें 3 महिलाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसमें मध्य में बैठी स्त्री वीणा बजा रही है, ठीक है। लाल रंग प्रमुख है, जिसे हरे रंग द्वारा संतुलित किया गया है, ठीक है। पृष्ठभूमि में 2 गुंबद आपको देखने को मिल जाते हैं, जो फारसी फारसी का जो प्रभाव था वो दिखाता है आपको। आकृति जो है शैलीबद्ध तथा रेखांकन गढ़ा हुआ है, ठीक है, देख रहे हैं किस तरह से रेखाओं को बहुत अच्छे से उत्कीर्ण किया गया है। तो यह चित्र दक्कनी रागम माला परंपरा और संगीतात्मक भाव को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये जो है इस चित्र की आप विशेषताएं कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो चित्र का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको अमीर खुसरो और हजरत निजामुद्दीन औलिया देखने को मिलेंगे। तो यह प्रांतीय शैली का चित्र है जो हैदराबाद दक्कन से संबंधित है। इसमें आप देखेंगे सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपने शिष्य अमीर खुसरो का संगीत सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चित्र बहुत ही सरल है, परंतु भावपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण को प्रस्तुत करता है। इसमें भारतीय लोक विषय वस्तु को जो प्रभाव को स्पष्ट आप देख सकते हैं कि भाई कि किस तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा थी, ठीक है ना, किस तरह से ये सारी चीजें चलती थी, उन सब चीजों को इसमें दिखाया गया। तो ये चित्र गुरु शिष्य परंपरा और सूफी संस्कृति का सुंदर चित्रण दिखाता है। किस तरह से भाई नीचे बैठकर गुरु के लिए जो है आप देख रहे हैं प्रस्तुति दे रहा है एक शिष्य, और बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे जो गुरु है वो सुन रहा है, ठीक है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा दिखाई दे रही है, और साथ में जो सूफी मत था, ठीक है ना, जो उस समय काफी प्रभावी था, उसको भी इसमें चित्रित किया गया है। भारतीय राष्ट्र ध्वज का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, भारतीय राष्ट्र जो ध्वज का विकास स्वतंत्र आंदोलन के दौरान क्रमशः हुआ था, यानी जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, तो उसी समय एक चिन्ह के रूप में आप देखेंगे हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो आता है। तो ये
बहुत से प्रमुख चरणों से गुजरा है। आप देखेंगे आज जो हमारा तिरंगा झंडा है वो कई प्रक्रियाओं से होकर तिरंगा झंडा बना है। तो आप देखेंगे 1906 में कोलकाता ध्वज था सबसे पहले ये, तो 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागबान में पहला राष्ट्र ध्वज फहराया गया। इसमें हरा, पीला और लाल रंग आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित ध्वज था। ठीक है, तो 1921 में पिंगली वेंकैया थे, उन्होंने महात्मा गांधी को लाल और हरे रंग का ध्वज प्रस्तावित किया था, जिसमें बाद में आप देखेंगे सफेद रंग चरखे के साथ आप देखते हैं जोड़ दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे 1931 में तिरंगे का स्वरूप आता है। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का तिरंगा ध्वज स्वीकार किया गया, जिसके मध्य में आप देखेंगे चरखा था। ठीक है, उसके बाद 1947 में जो आज का वर्तमान राष्ट्रध्वज है वो प्रस्तुत किया, जो आज का हमारा वर्तमान राष्ट्रध्वज है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को अपनाया। सफेद पट्टी के मध्य में 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र और नीला आप देख सकते हैं ये जोड़ा गया, जो अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें राष्ट्रीय ध्वज ये हमारा जो बनकर आया है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रध्वज स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला शैली की उत्पत्ति और प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखिए पहाड़ी चित्रकला शैली का विकास 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य पश्चिम हिमालय के क्षेत्रों में बसोहली, मूलर, कांगड़ा, चांबा, कुल्लू, जम्मू आदि में हुआ था। तो ये प्रमुख क्षेत्र थे जहां पर आप पहाड़ी चित्रकला देखते हैं। इस शैली पर मुगल और राजस्थानी चित्रकला का प्रभाव था। ठीक है, तो मुगलों का भी प्रभाव देखने को मिलता है और राजस्थानी, इन दोनों चित्रकला का प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु इसकी अपनी क्षेत्रीय पहचान है। ठीक है, तो प्रभाव तो है लेकिन ये क्षेत्रीय पहचान के साथ ही जो है चित्रकला विकसित हुई थी। तो मुख्य विशेषताएं आप देखेंगे इसके अंदर, तो प्रकृति का सूक्ष्म और सजीव चित्रण, यानी प्रकृति को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है इसमें। कोमल रंग योजना, यानी बहुत ही सरल रंगों का उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण और शैलीबद्ध चेहरे, ठीक है ना, यानी जो भी आप चेहरे देखेंगे हर चेहरे में आपको भाव दिखाई देगा। ठीक है, धार्मिक एवं प्रेम विषय आपको देखने को मिलेगा। भागवत पुराण आपको देखने को मिल जाएगी, इसमें गीत गोविंद देखने को मिल जाएगा, रागमाला देखने को मिल जाएगी। नारी आकृतियों का जो देखेंगे आप आदर्शकृत चित्रण है, यानी नारियों का जो चित्रित किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बसोली शैली की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो बसोली शैली की जो चित्रकलाएं थी उसकी क्या विशेषताएं रहीं, तो आप देखेंगे बसोली पहाड़ी चित्रकला की प्रारंभिक और प्रभावशाली शैली थी। इसमें आप देखेंगे चमकीले प्राथमिक रंगों का प्रयोग किया गया था। पीली या लाल पृष्ठभूमि आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ऊंची क्षितिज आप देखेंगे देखने को मिलेंगे। उभरी हुई सफेद बिंदुओं के आभूषण आपको देखने को मिलते हैं, तो आभूषणों को बहुत अच्छे से सुसज्जित किया गया है। बड़ी तीखी आंखें और नुकीली जो है आप देखेंगे नाक आपको देखने को मिलती है। रस मंजरी, भगवत पुराण और रागमाला जो इनके प्रमुख विषय थे। यह शैली अत्यंत अलंकृत और प्रभावशाली मानी जाती है। तो इसमें बहुत सारे भाई चीजें जोड़ी गई थी, बहुत सारे अच्छे से जो फेस का डिजाइन बनाया जाता था, कपड़ों को अच्छा बनाया जाता था। ठीक है ना, और कपड़ों पे जो अलंकरण होता था, जो आभूषण होते थे वो भी बहुत बारीकी से बनाए जाते थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, इसमें देखिए राम अपनी जो संपत्ति दान देते हुए अयोध्या कांड सागरी रामायण में आपको दिखाया गया, तो बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा शैली की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सेम हाँ ठीक है, कांगड़ा शैली की विशेषताएं देखते हैं इसमें। तो कांगड़ा शैली का विकास जो है राजा संसार चंद 1975 से 1923 के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, तो इनको जो कांगड़ा शैली थी इनको काफी ज्यादा जो प्रोत्साहन मिला था वो राजा संसार चंद से मिला था। कोमल, हल्के और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था इसमें। महीन रेखांकन, यानी रेखाओं का बहुत महीन तरह से प्रयोग किया जाता था। प्रकृति का आप देखेंगे अत्यंत यथार्थ और काव्यात्मक चित्रण आपको देखने को मिलता है, यानी प्रकृति को बहुत अच्छे से दिखाया जाता था। और प्रकृति अगर आप चित्र देखेंगे, चित्र से ही आपको बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी कहानियां जो है समझ में आ जाती हैं। ठीक है, स्त्रियों के चेहरे, माथे से नाक सीधी रेखा, प्रेम और भक्ति विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया था। इसमें आप देखेंगे जो भागवत पुराण है, गीत गोविंद है, 12 मासा हो गया, कृष्ण लीला हो गई, इसके प्रमुख विषय थे। यह शैली सबसे अधिक काव्यात्मक और गीतात्मक मानी जाती है। ठीक है ना, काव्यों का बहुत अच्छे से और गीतों में इनका उपयोग किया गया। ठीक है, आप देख सकते हैं, देखिए ये चित्र देखेंगे जो जब कृष्ण जी की बोल जो है वो यमुना नदी में गिर जाती है तो वो किस तरह से कालिया नाक के ऊपर जो नृत्य करते हैं, उन सब भावनाओं को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए और भी आप देखिए बहुत अच्छे से चित्रित किया गया है यहाँ पर। कृष्ण के जो कार्य पुनः स्मरण करना, भागवत पुराण से संबंधित बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक्षारत कृष्ण और संज्ञाशील राधा चित्र का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये भी काफी अच्छा चित्र है। तो यह चित्र आप देखेंगे
ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें राधा जी आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है, और यहाँ पर कृष्ण जी दिखाई दे रहे हैं। तो इनके भावों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस चित्र के अंदर। तो चित्र में राधा संकोच करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि कृष्ण प्रतीक्षा में खड़े हैं कि भाई राधा जो है कृष्ण से मिलने के लिए संकोच कर रही हैं, लेकिन वहीं कृष्ण आप देख रहे हैं प्रतीक्षा कर रहे हैं। सखी राधा को कृष्ण से मिलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, आप देख सकते हैं। चित्र आध्यात्मिक प्रेम यानी भक्ति का प्रतीक है, जहां राधा आत्मा और कृष्ण परमात्मा माने जाते हैं कि भाई किस तरह से एक आत्मा जो है वो अपने परमात्मा से मिलना चाहती है और किस तरह से जो परमात्मा है वो अपनी आत्मा का जो है वेट कर रहा है, ठीक है। कोमल रंग इसमें आपको देखने को मिलते हैं, सूक्ष्म रेखांकन आपको देखने को मिलता है, भावपूर्ण मुद्रा आपको देखना, ठीक है, आप भाव से समझ सकते हैं, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं जो है बताती हैं, यानी आप चित्र देखकर ही समझ सकते हैं कि भाई चित्र का भाव क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उदय कैसे हुआ, इसके उद्देश्य लिखिए। तो देखिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का विकास अविंद्रनाथ टैगोर ईबी हैवेल के प्रयासों से हुआ था। यह राष्ट्रवादी कला आंदोलन था जो औपनिवेशिक अकादमिक कला के विरोध में उभरा था। भाई पहले आप देखेंगे कि जो चित्रकला वगैरह जो बनाई जाती थी वो किनका नजरिया होता था, वो यूरोपीय नजरिया होता था, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि भारत ने अपने नजरियों से भी जो है चित्रात्मक प्रक्रियाएं जारी रखी और नए यानी नए विचार जो भारतीय विचार थे उनको प्रस्तावित किया, उनको बताया कि भाई किस तरह से राष्ट्रवादी विचारधाराएं जो हैं वो भी हो सकती हैं, उनकी भी सोचें हो सकती हैं और वो ज़्यादा अच्छी सोचें हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे यहीं पर राष्ट्रवादी कला का जो है आंदोलन शुरू होता है और यहीं पर राष्ट्रवादी जो कलाएं हैं वो भी उभर कर आती हैं। उद्देश्य क्या था बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का? तो भारतीय कला को पश्चिम प्रभाव से मुक्त करना, यानी आप देखेंगे पहले ज़्यादातर आप देखेंगे जो चित्रकला में प्रभाव आपको पश्चिमी देखने को मिलता है तो उनको कम करना था। अजंता, मुगल, पहाड़ी लघु चित्र परंपरा को पुनर्जीवित करना, यानी जो हमारी प्राचीन परंपराएं थी, जो लघु चित्र हो गए या जो भी पुराने हमारी चित्रकलाएं वगैरह थी उनको फिर से जीवित करना था, ठीक है। स्वदेशी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था, ठीक है ना, तो हमें अपने देश की जो कला थी उनको प्रोत्साहित करना था, उनको आगे बढ़ाना था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना था, ठीक है ना, पश्चिम की कॉपी नहीं करना था। भारतीय विषयों को कला में स्थान देना, तो आप देखेंगे इन सबसे क्या हुआ कि जो भारतीय विषय थे यानी जो भारत की परंपराएं थी, भारत की जो पुरानी चीजें थी, जो कथाएं थी, ठीक है ना, उन सब चीजों को कला के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाना मुख्य मकसद जो था इस आर्ट का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदर टेरेसा चित्र एमएफ हुसैन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए यह चित्र आप देखेंगे, ये मदर टेरेसा का चित्र बनाया गया था एमएफ हुसैन के द्वारा। तो यह चित्र 1980 के दशक में बनाया गया था। मदर टेरेसा को मुख्य विहीन रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे मुख्य विहीन यानी उनका कोई मुख आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हाथों में अभिव्यक्ति और विशेष बल दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी आप देखेंगे हाथ जो इनके हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहे हैं, जो विशेष बल अभिव्यक्ति बता रहे हैं कि भाई कि चेहरा मायने नहीं रखता, कर्म मायने रखता है कि किस तरह से उन्होंने जो काम किए, लोगों की सेवा करी, वो कितना इंपॉर्टेंट था। सपाट आकृतियां और कोलोजोल जैसी शैली का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। आप देखेंगे तो चित्र में आप देखेंगे करुणा आपको दिखाई दे रही है, किस तरह से एक जो बच्चे को आप देख रहे हैं लिया हुआ है, ठीक है। सेवा और मानवीय भावना को व्यक्त, तो किस तरह से भाई जो मदर टेरेसा थी वो मानवीय भावना से प्रेरित रहती थी, मानव की भलाई के लिए काम करती थी। तो इन सब चीज़ों को जो है चित्रित किया गया है, उनकी भावनाओं को जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रम्प ऑफ लेबर चित्र की विशेषताएं बताइए। तो देखिए यह विशाल कांस्य मूर्तिकला देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा 1959 में निर्मित की गई थी। इसमें आप देखेंगे 4 श्रमिक आपको दिखाई देंगे, ठीक है, और भारी चट्टान धकेलते हुए दर्शाया गया है जो श्रम, एकता और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। किस तरह से भाई 4 लोग मिलकर एक पत्थर को ढकेल रहे हैं, तो ये क्या दिखा रहा है भाई, उनकी काम करने की क्षमता दिखा रहा है कि किस तरह से भाई वो राष्ट्र निर्माण के लिए कठिन से कठिन प्रयास जो हैं वो एक साथ मिलकर किए जा सकते हैं। तो ये चीजें दिखाई दे रही हैं। तो मूर्ति में शक्ति, गतिशीलता और यथार्थवादी शैली को स्पष्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता शेरगिल के हल्दी ग्राइंडर चित्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चित्र है जो काफी फेमस है। इसमें आप देखेंगे यह चित्र जो था 1940 में बनाया गया था। ग्रामीण भारतीय महिलाओं को हल्दी पीसते हुए इसमें आप देख सकते हैं दिखाया गया है, ग्रामीण महिलाएं जो हल्दी पीस रही हैं। चमकीले और नम रंगों का आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रयोग किया गया है। आकृति सपाट शैली चित्रित है, यानी सपाट तरीके से बनाया गया है। बाहरी रेखाओं के बजाय रंगों के विरोध से आकार बनाए गए हैं, ठीक है। तो बाहरी रेखाओं के बजाय आप देखेंगे रंगों से ही, देखिए सारी चीजें रंगों के आधार पर ही डिजाइन की गई है। तो चित्र में आप देखेंगे भारतीय ग्रामीण जीवन की सादगी दिखाई गई, यानी रंगों के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर जो सादगी है उसको चित्रित किया गया है इसके अंदर, ठीक है। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ऑफ बॉम्बे का गठन और उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 1946 में आप देखेंगे बॉम्बे में इस समूह का गठन हुआ था। इसके प्रमुख आप सदस्य देखेंगे FN सूजा, MF हुसैन, SH रजा, KH आरा आदि। तो ये प्रमुख आप देखेंगे सदस्य थे जिन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। तो उद्देश्य था
पारंपरिक शैली से मुक्त होकर आधुनिक कला को अपनाना, यानी आधुनिक कला को लेना है लेकिन जो पारंपरिक शैली है उनको भी साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो पूरा ऐसा नहीं भाई जो पुरानी परंपराएं थी उनको ही लेकर चले, तो पारंपरिक शैली भी ठीक थी, उनको भी लेकर चलना था, लेकिन आधुनिक कला को जो था वो ज़्यादा बढ़ावा देना था। ठीक है, तो आधुनिक कला को प्रोत्साहित करने का काम किया गया था इसके माध्यम से। तो कलाकारों ने भारतीय विषय को आधुनिक तकनीकों से प्रस्तुत किया। तो आप देखेंगे जो नई तकनीकें आई थी, जो पुरानी परंपराएं थी, जो पुराने विषय थे, उन सबको आधुनिक तकनीकों से जो है जीवित किया गया। यह समूह भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो आधुनिक तकनीक थी इसने भारत की जो कला थी, ठीक है ना, भारत के जो विषय थे उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो है पहचान दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मिथिला चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो देखिए मिथिला चित्रकला जो है वो बिहार के मिथिला क्षेत्र यानी मधुबनी से संबंधित है। यह पारंपरिक रूप से महिलाओं द्वारा विवाह और विशेष अवसरों पर दीवारों पर बनाई जाती हैं। इसमें आप देखेंगे राम सीता विवाह, राधा कृष्ण, देवी देवता, सूर्य चंद्रमा, मछली, पक्षी आदि के विषय में चित्र बनाए जाते हैं। यानी जो हमारी पुरानी परंपरा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, विवाह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को आप देखेंगे दीवारों पर जो है उकेरा जाता है और बहुत ही सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। चित्रों में आप देखेंगे रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता, पूरा स्थान अलंकरण से भरा होता है। यानी जो चित्र बनाया जाता है वो पूरी तरह से आप देखेंगे डेकोरेट करके बनाया जाता है, इसमें कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी हो गया, काजल हो गया, फूल पत्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग जो है इन चित्रकलाओं को बनाने में किया है। यह उर्वरता, समृद्धि और मंगल का प्रतीक मानी जाती हैं। तो इन चित्रों को बनाने का मेन कारण यही होता है कि ये भाई कहीं पर भी कोई प्रोग्राम होता है या कोई भी अगर मान लीजिए खेती से संबंधित चीज़ें हो रही होती हैं तो परिवार की समृद्धि के लिए, उनकी मंगल कामना के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इन चित्रों को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ली चित्रकला का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र के उत्तरी साद्री क्षेत्र की जनजातीय कला है। इसमें आप देखेंगे विशेष अवसरों जैसे विवाह हो गया, फसल, बुआई, कटाई आदि पर आप देखते हैं ये चित्र जो है बनाए जाते हैं। मुख्य विषय दैनिक जीवन, नृत्य, खेती, पशु पक्षी आदि हैं। तो यहाँ पर जो दैनिक जीवन की चीज़ें होती हैं उनको ही आप देखेंगे चित्रकला में उकेरा जाता है। चावल के आटे से मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। तो चावल का जो आटा होता है उससे आप देखेंगे दीवारों पर जो है ये लोग चित्र बनाते हैं। देवी पलघाट प्रजनन देवी का चित्रण विशेष रूप से किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पालघाट जो प्रजनन देवी है उनका चित्र आपको बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ दिखाई देगा। सरल ज्यामितीय आकृतियां, तो ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें आप देखेंगे वृत्ताकार चित्र बनाए जाते हैं, त्रिकोण आकार के, रेखा से बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं। तो इनका जो है विशेष तरह से प्रयोग किया जाता है इस चित्रकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पट्टचित्र ओडिशा बंगाल की तकनीक और विषय वस्तु बताइए। तो पट्टचित्र जो होते हैं आप देखेंगे कपड़े, ताड़पत्र या कागज पर बनाया जाता है। पहले सतह को इमली के बीजों के गोंद और पत्थर के चूर्ण के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है, यानी पहले सतह बनाई जाती है और उस सतह पर किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इमली के बीजों का, गोंद का और पत्थर का, इनके चूर्ण बना के अच्छे से तैयार कर लिए जाते हैं सतह पर। उसके बाद आप देखेंगे प्राकृतिक रंग जो होते हैं ना, जैसे काला रंग लेना है तो दीप से ले लेते हैं, सफ़ेद जो हो गया शंख से, पीला, लाल खनिज से, इन सब चीज़ों से जो रंग लिए जाते हैं और उसके बाद इन रंगों का प्रयोग किया जाता है चित्रकारी में। विषय आप देखेंगे मुख्यतः किन चीज़ों पर चित्र बनाए जाते हैं, तो जगन्नाथ जो भगवान हैं उनके चित्र बनाए जाएंगे, बलभद्र हो गए, सुभद्रा हो गई, रामायण हो गया, कृष्ण लीला हो गई। तो इन सब विषय से संबंधित जो चित्र आप देखेंगे बनाए जाते हैं। चित्रों में स्पष्ट रेखाएं और चमकीले सपाट रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो चमकीले सपाट यानी अच्छी तरह से जो चमकदार दिखाई दे उन रंगों का उपयोग किया जाता है। चित्र पूर्ण होने के बाद लाह लगाकर उसे चमकदार और जलरोधी बनाया जाता है। और जब चित्र तैयार हो जाता है तो उस पर क्या करते हैं भाई, लाह लगाते हैं। ठीक है, और उसको चमकदार बनाया जाता है और साथ में पानी में वो खराब ना हो ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है डोकरा धातु शिल्प की प्रक्रिया समझाइए। तो जो डोकरा धातु शिल्प है वो कैसे बनाई जाती है, तो डोकरा शिल्प लास्ट वैक्स यानी मोम विधि की तकनीक से बनाया जाता है। तो पहले क्या जाता है भाई, मिट्टी से आकृति कोर बनाई जाती है, तो मिट्टी की आकृति बनाई जाती है, उस पर आप देखेंगे गर्म मोम की पतली पट्टिकाएं चढ़ाकर सजावटी विवरण बनाए जाते हैं। यानी पहले मिट्टी से बनाते हैं, फिर उसके बाद मोम की जो पतली पट्टिकाएं होती हैं वो उस पर चढ़ाई जाती हैं, फिर मिट्टी की परतों से उसे ढक दिया जाता है। फिर बाद में क्या करते हैं भाई, उस मोम को मिट्टी की परतों से ढकते हैं, फिर उसको क्या करते हैं भट्टी में गर्म कर कर मोम को पिघलाकर बाहर कर दिया जाता है। तो जो सांचा होता है वो खाली हो जाता है, मोम जो होती है उसमें से निकाल दी जाती है।
उसके बाद उसी जगह पिघला हुआ धातु भर दिया जाता है। तो जब भाई मोम निकल जाती है तो उस सांचे के अंदर जो जगह खाली पड़ जाती है उसके अंदर आप देखेंगे धातु को पिघलाकर डाला जाता है। ठीक है, ये देखिए धातु है, और फिर ठंडा होने पर मिट्टी की परत तोड़कर धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। उसके बाद फिर क्या करते हैं भाई, जब वो ठंडी हो जाती है तो जो मिट्टी की परत है वो हटा दी जाती है, और अंदर आप देखेंगे जो धातु बचती है वो इन आकारों के रूप में आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो ज़रूर करें। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर।